तो आज का वीडियो हमारा डिप्रेशन के बारे में यहाँ से शुरुआत करेंगे। डिप्रेशन जैसा कि नाम है किसी चीज में डिक्लाइन को दिखाता है। ये डिप्रेशन जो होता है एक मूड डिसऑर्डर होता है। एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है तो क्लिनिकल डिप्रेशन बन जाता है। बॉटम लेवल पर होता है तो खुद एक डिसऑर्डर होने के साथ साथ ये दूसरे डिसऑर्डर्स का सिम्टम भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसका डिप्रेशन एक सिम्टम है। तो डिप्रेशन ना केवल एक सिम्टम है बल्कि एक डिसऑर्डर भी है। एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है तो क्लिनिकल डिप्रेशन बन जाता है। Depression is a complex mental health condition that goes beyond occasional sadness और low mood. जनरल स्ट्रेस में आना, थोड़ी एंजाइटी होने लगना, उसको लोग कह देते हैं कि मैं बहुत डिप्रेशन फील कर रहा हूँ, पर वो होता नहीं है एक्चुअल में। डिप्रेशन इज सो मच मोर देन वी नो अबाउट इट। लेकिन जब ये होता है किसी भी पर्सन को तो बहुत ही गहरा इम्पैक्ट ये देता है। शुरुआत में एक जो डिप्रेशन की जो बहुत ही बिगिनिंग की स्टेज होती है वो एक नॉर्मल मूड के चेंजेस के साथ होती है, फ्लक्चुएशन के साथ शुरू होती है और धीरे धीरे सैडनेस जो है वो लंबे समय तक बने रहने लगती है। किसी भी पर्सन के अंदर उदासी इतनी गहराई तक होने लग जाती है किसी भी चीज को लेके कि उसका आसपास की चीजों से मन हटने लगता है। उसे लोगों में बैठना अच्छा नहीं लगता, उसे बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, वो बहुत शांत हो जाता है और खाने पीने में उसकी हैबिट्स में चेंजेस में देखने को मिलते हैं। हो सकता है वो अल्कोहल का यूज ज्यादा करने लगे, ड्रग्स वगैरह लेने लगे, गलत चीजों में भी पड़ सकता है। और डिप्रेशन में रह के पर्सन अपने इमोशनल जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं उनको बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉलिट्यूड पसंद करने लगता है, अकेलापन उसे अच्छा लगने लगता है। तो और समझते हैं कि डिप्रेशन में क्या होता है। ये काफी कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जो ओकेजनल सैडनेस से काफी आगे की बात है। हम ऐसा कह तो देते हैं कि मूड लो हो रहा है तो डिप्रेशन है, बट दैट्स नॉट इट। ओके, इट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स इमोशनल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल वेलबींग। तीनों चीजों पर इम्पैक्ट करता है। आगे देखेंगे कि किस तरह से इम्पैक्ट करता है। ऑफ्टन इंटरफेयरिंग विद डेली एक्टिविटीज, लोग अपनी रेगुलर लाइफ को ठीक से फॉलो नहीं कर पाते, रिलेशनशिप्स उनके खराब होने लगते हैं, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो या दूसरों के साथ में भी हो, फैमिली में हो, वर्क प्लेस पे हो, डिस्टर्ब होने लगते हैं और इससे ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी पे फर्क आने लगता है। अगर इसमें मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पर्सन बहुत होपलेसनेस फील करता है, उससे फटीग रहता है और बहुत ही कम इंटरेस्ट हो जाता है ऐसी सभी एक्टिविटीज में जो पहले बहुत एंजॉय करता था। ये जो डिप्रेशन होता है वो कई फॉर्म में मैनिफेस्ट हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसे क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं, और इसके अलावा परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। कई तरीके से डिसऑर्डर जो है हमारा ये डिप्रेशन का वो कई तरह से नजर आता है, वेरी डिपेंडिंग ऑन की डिग्री या सिवियरिटी कितनी है। कंडीशन जो होती है वो अराइजेज होती है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। यही सब जो रीजन है इसके कॉजेज में हम पढ़ेंगे अभी और डिटेल में। ब्रेन केमिस्ट्री में किसी भी तरीके का इम्बैलेंस होता है तो भी ये चीज हो सकती है। ब्रेन केमिस्ट्री मतलब अगर न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोबायोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम है, अगर फैमिली हिस्ट्री में रहा है मेंटल हेल्थ इश्यू तो भी ये हो सकता है। किसी ने कोई लाइफ में ऐसा ट्रॉमा झेला है जिससे वो उबर नहीं पा रहा है, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहा है, तब भी चांसेस हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस, कोई लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस, और कुछ मेडिकल कंडीशंस का भी इम्पैक्ट होता है। कहते हैं ना बहुत ज्यादा मेडिसिन का हमें एडिक्टेड नहीं होना चाहिए। कुछ लोग रेगुलर बेसिस पे बहुत मेडिसिन लेते रहते हैं, वो भी लॉन्ग रन में चल के कुछ प्रॉब्लम आपको कर सकती हैं मेंटल लेवल पर, जिससे कि डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस तक पर्सन को ले जा सकता है। इसका जो एक्सट्रीम है वो सुसाइड है। डिप्रेशन का एक्सट्रीम जो है, मैक्सिमम जो है वो सुसाइड है। बहुत लोग जो सुसाइड करते हैं वो डिप्रेशन में होते हैं। तो ये वो हिम्मत ही तब आ पाती है, वरना सुसाइड करना कोई छोटी चीज नहीं है। अपनी जिंदगी को खत्म कर देना, सोच के देखिए। मतलब मैं अगर इस चीज को सोचती भी हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे कोई पर्सन ऐसा कर सकता है, बट क्योंकि हम इन चीजों को स्टडी करते हैं, इस तरह के केसेस को देखते हैं, तो आइडिया तो है कि कैसा होता है। बट एक आप लोगों की तरफ से होकर बात कर रही हूँ कि वास्तव में इस चीज के बारे में सोचना काफी एक डिफिकल्ट चीज है। अब आ जाते हैं सिम्टम्स पे। ये हमने इतना इंट्रोडक्शन लिखा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, इंट्रोडक्शन में क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो थी, उन्हीं को हमने इंक्लूड किया। कैसे हो सकता है उसी की बात हमने करी, अब उन्हीं को और डिटेल में पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे सिम्टम्स के साथ में। डिप्रेशन के सिम्टम्स को अच्छे से समझिएगा। अगर 6 मार्कर में आ जाए तो आप लिख सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं अपनी तरफ से, पॉइंट्स बढ़ा देंगे, मतलब आपकी लैंग्वेज थोड़ी बदल जाएगी, पॉइंटर तो वही रहेंगे। डिप्रेशन या फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, मैनिफेस्ट थ्रू अ वैरायटी ऑफ सिम्टम्स दैट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पेयर किसी भी पर्सन की डेली फंक्शनिंग को। सबसे पहले लगातार सैडनेस बनी रहना और मूड लो रहना। ऐसे पर्सन जो इस सिचुएशन के क्रॉस आते हैं उनको दिन के बड़े हिस्से में लगातार सैडनेस बनी रहती है। फ्लक्चुएशंस होते हैं पर वो एपिसोडिक होते हैं, बड़ा फेज होता है। ऐसा नहीं है कि अभी किसी बात पर मूड खराब हुआ, बुरा लगा, बाकी टाइम हम ठीक है, फिर कल किसी बात पर हमें बुरा लगा, हम कह रहे हैं हमें डिप्रेशन है। ऑफ कोर्स आप भी जानते हैं ऐसा नहीं है ना, तो वो एक लंबा फेज लेते हैं।
चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, प्लेज़र भी खत्म हो जाता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है। ऐसे लोगों को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं रहता, लोगों से बात करने में भी इंटरेस्ट नहीं रहता। कोई ऐसी चीज़ जो करने में बहुत मज़ा आता था, यहाँ तक कि अपनी जो हॉबीज़ जिनके साथ वो बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर पाते थे, जिनकी वजह से उन कामों को भी करने का मन नहीं करता है, मन ही ना करना किसी चीज़ का। चेंजेस इन स्लीप पैटर्न, ऐसे लोगों के संग सबसे ज़्यादा स्लीप पैटर्न में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। या तो उनको सोने में प्रॉब्लम आती है, नींद नहीं आती, या फिर वो बहुत ज़्यादा भी सो सकते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं। जब वो ज़्यादा सोते हैं तो वो एस्केप चाहते होते हैं। जिस सिचुएशन की वजह से वो लगातार डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, उससे वो एस्केप चाहते हैं। तो सो जाने से ऐसा फील होता है कि हम उस सिचुएशन में ही नहीं रहेंगे, सो जाएँगे। लेकिन जो नहीं सो पाते हैं उनको इनसोम्निया की प्रॉब्लम रहती है, उनको जगते रहने की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज़्यादा। वो चाहते तो नहीं है कि हम जगे रहें, लेकिन फिर भी ऐसा फील होता है। अच्छा, इसके अलावा जब वो नींद से जागते हैं तो बड़ा ही ऐसा फील करते हैं कि वो फ्रेश नहीं है, या सर भारी है, या नींद पूरी नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब जब हमारी नींद का जो सिस्टम है ना, हमारे पेट से बड़ा ही गहरा कनेक्टेड है। जब भी हमारी नींद पूरी नहीं होगी, तो हमें भूख पर हमारे उसका इम्पैक्ट आएगा। और हमेशा देखिएगा कि दोनों ही बड़े इंटर रिलेटेड हैं। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो आपको नींद नहीं आएगी, जब तक आप अपना जो है अपनी हंगर को सैटिस्फाई नहीं कर लेंगे। और अगर आपको बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो फिर आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। दोनों चीज़ें रिलेटेड होती हैं कि दो एक चीज़ जो भी एक्सट्रीम पर होगी, वो दूसरे को डाउन कर देती है। अब जब स्लीप के पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं, सो नहीं पाता है इंसान ठीक से, तो उसके हंगर पर भी फ़र्क पड़ता है, जिसकी वज़ह से उसका एपेटाइट भी चेंज होने लगता है। अब चेंज होने का मतलब या तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, जब वो सोएगा नहीं, जागता रहेगा, तो उसको शायद खाने का बहुत मन करेगा, जिसकी वज़ह से उसका वेट गेन हो सकता है। और अगर वो बहुत ज़्यादा सो रहा है, तो उसका जो खाने का टाइम है वो निकल गया, या जो सेट पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो गया, उसकी वज़ह से उसको उसका जो वेट है वो कम भी हो सकता है। तो जो डिप्रेशन होता है, इसमें दोनों ही तरीके से हम देखते हैं कि वेट में और एपेटाइट में चेंजेस आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं, दोनों ही तरीके से आ सकते हैं, ठीक है? अब लॉस ऑफ एनर्जी रहेगी पर्सन की, बहुत ज़्यादा फटीग फील करेगा, कंफ्यूज्ड माइंड रहेगा। वो करना तो कुछ चाहेगा, प्लानिंग भी करेगा, पर वो करने का उसका दिल नहीं चाहेगा, तो कोई भी टाइम टेबल नहीं बना पाएगा, जिसकी वज़ह से उसको फटीग फील होगा, उसको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ? पज़ल्ड फील करेगा, और लॉस ऑफ एनर्जी उसको फील होगी, उसको लगेगा कोई भी छोटा-सा काम भी बहुत भारी है, ऐसा महसूस होता है डिप्रेशन में। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्ट, लगातार उसे गिल्ट फील होगा, ऐसी कोई भी बात जिसकी वजह से उसको वो अपना नेगेटिव सेल्फ व्यू परसेप्शन में क्रिएट कर लेगा। उसको लगेगा कि मैं जो हूँ किसी भी चीज़ का वर्दी नहीं हूँ, मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, और वर्थलेसनेस उसको बहुत फील होगी। उसको लगेगा कि मुझे नोबडी लव्स मी, और अपने आस-पास वो चीज़ों को खुद से जोड़ नहीं पाएगा, उसे अच्छा फील नहीं होगा। इसी के साथ-साथ उसको कॉग्निटिव डिफिकल्टीज़ होती हैं। कॉग्निटिव डिफिकल्टीज़ का मतलब होता है, अब उसकी मेंटल कहना चाहिए जो भी उसकी मेंटल फंक्शनिंग है, उसपे फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। मेंटल फंक्शनिंग का मतलब हो गया उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ वीक होने लगेंगी, कि वो पर्सन जो है डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा, जजमेंट नहीं कर पाएगा, चीज़ों को सही से परसीव तक नहीं कर पाएगा। ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम उसको देखने को मिलती है कि कॉग्निटिव डिफिकल्टीज़ उसको बहुत सारी आती हैं। मेमोरी पे बहुत इम्पैक्ट आता है। मेमोरी में से चीज़ों को याद रखने में डिफिकल्टी होती है, कंसंट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। उससे कोई बात कर रहा है, वो सुनेगा, पर वो शायद उस पे कंसंट्रेट ना कर पाए, फिर उसके हिसाब से वो रिएक्शन भी ना दे पाए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो वो बहुत ज़्यादा फील करता है, जिसकी वज़ह से उसकी लाइफ पे फ़र्क आता है, जो भी उसका वर्क है उस पे फ़र्क आता है। फिज़िकल सिम्पटम्स भी काफ़ी सारे होते हैं, फिज़िकल सिम्पटम्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। फिज़िकल सिम्पटम्स डिप्रेशन में इस तरह के हो सकते हैं कि जैसे पर्सन को कुछ अनएक्सप्लेन्ड पेन फील हो सकते हैं। उसको लगेगा कि मुझे स्टमक एक है, वो उसको फील होगा। जैसे कि आपने पढ़ा भी है कि जब पर्सन को कोई ऐसे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स होते हैं, सोमैटोफॉर्म में आपने नहीं पढ़ा है, क्लिनिकल वालों को मैंने पढ़ाया हुआ है। जब सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स होते हैं, तो पर्सन को लगता है कि उसको बहुत सारे फिजिकल सिम्पटम्स हैं, सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं। उसमें पर्सन को ऐसा फील होता है कि मेरे शायद सर में दर्द है, या मेरी बॉडी में पेन है। वो चीजें रिपोर्ट में या कुछ भी निकल कर नहीं आती हैं, उसको बड़ी बड़ी बीमारी तक महसूस हो सकती हैं। तो कुछ चीजें उसको ऐसा होती भी हैं, और कुछ चीजें फील भी ज्यादा होने लगती हैं। हेडेक और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि स्टमक वाला मैंने आपको इश्यू बताया था, तो इसकी वजह से वो चीजों को काउंटर नहीं कर पाता। तो फिजिकल सिम्टम्स भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, डिप्रेशन का एक्सट्रीम सुसाइडल थॉट्स हैं। जब पर्सन जिस प्रॉब्लम की वजह से धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ पहुंचा है, वो इश्यूज उसके लाइफ में जब रिजॉल्व नहीं हो पाते, तो उसको लगता है कि वो सिचुएशन से कैसे निकल सकता है। ऐसे में एक्सट्रीम थॉट आने लग जाते हैं, डेथ के बारे में सोचने लगता है, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं,
वो कोशिश भी कर सकता है, अटेम्प्ट्स भी कर सकता है, पर ये होता काफी एक्सट्रीम लेवल पर है। नॉर्मल लेवल पर इंसान इतनी अंदर से अगर हिम्मत कर पाए तो वो अपने आप को संभाल सकता है। पर एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि सुसाइडल थॉट्स का आना तो कंट्रोल में नहीं है, पर उन्हें कंट्रोल कर लेना पर्सन के कंट्रोल में है। कोई पर्सन ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल होता है, संभाल नहीं पाता खुद को। ऐसे लोग इन चीजों को ज्यादा प्रोन होते हैं कि उनके साथ में सुसाइडल थॉट्स आएंगे तो वो शायद अटेम्प्ट भी करने की कोशिश करें। लेकिन जो लोग जिनकी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो चीजों को रैशनली सोचते हैं कि व्हाट इफ आई डू दिस, मतलब चीजों के आगे पीछे भी सोच पाते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे थॉट्स को सप्रेस कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं उनपे। ठीक है। काफी साइकोमोटर रिटार्डेशन आ सकते हैं। साइकोमोटर मतलब मैंने बताई है पहले आपको कि काफी रेस्टलेस फील करना, जिसमें मेजरली फिजिकल सिम्टम्स होते हैं पर्सन के, और फिजिकल मूवमेंट्स, स्पीच, बात करने में कोई प्रॉब्लम आना। पहले अगर कोई पर्सन बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाता था तो वो अपनी बात को भी ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इस तरीके के जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये काफी सारे हमने इसके डिस्कस किए सिम्टम्स जो हमें समझने होंगे, क्योंकि एज ए साइकोलॉजिस्ट या एज ए काउंसलर आपको भी आगे इन चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर किसी पर्सन के अंदर ये सिम्टम्स आपको काफी ज्यादा दिख रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं, हमें ये भी देखना होता है अपने क्लाइंट में कि वो कितने टाइम से इन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है। क्या 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, कुछ टाइम तक उसके अंदर वो सिम्टम्स रहे हैं? अगर वो आपको बता रहा है कि मैंने कल ही ऐसा महसूस किया, पहली बात तो आपको कोई क्लाइंट ऐसा नहीं कहेगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोई भी पर्सन मेंटल प्रॉब्लम से जब लंबे समय तक सफर कर रहा होता है ना, तभी उसको जाके साइकोलॉजिस्ट की याद आती है। कोई भी पर्सन इमीडिएट पर जाता ही नहीं है। कोई भी पर्सन हो, चाहे वो कितना ही मेंटली वीक भी क्यों ना हो, स्ट्रांग हो, कुछ भी हो, लेकिन जब वो उसके सिम्टम्स उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करने लगते हैं, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, तभी वो जाके साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करते हैं। और ऐसे केस में टाइम थोड़ा निकल चुका होता है, और इसका मतलब ये होता है कि वो प्रॉब्लम अपनी जगह बना चुकी है। तो जो भी मेंटल डिसऑर्डर हो, वो थोड़ा टाइम तो लेता ही है। ओके। अब कॉजेज पे आ जाते हैं। डिप्रेशन के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेज इसके काफी सारे हैं और सभी जो है वो हमें समझने हैं। डिप्रेशन के जितने भी कॉजेज हैं सब इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर को। जेनेटिकली तो पास ऑन ये होता है, नॉट जस्ट द हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन। किसी भी तरीके की मेंटल प्रॉब्लम की अगर हिस्ट्री रही है फैमिली में, किसी के घर में कोई ऐसा पर्सन रहा है जिसको कोई भी टाइप का मेंटल डिसऑर्डर रहा हो, तो ऐसे केस में क्या होता है उसकी फैमिली में आगे चल के, क्योंकि डिप्रेशन मैंने आपको क्या बताया, एक सिम्टम भी है, नॉट जस्ट ओनली डिसऑर्डर। डिप्रेशन एक सिम्टम की तरह भी दिख सकता है, उसकी सिवियरिटी कम भी हो सकती है, वो उतना एक्सट्रीम नहीं होगा। तो इस हिसाब से क्या होता है कि अगर पर्सन की फैमिली में किसी भी तरीके का मेंटल डिसऑर्डर रहा है तो डिप्रेशन एक सिम्टम की तरह भी उसको हो सकता है ना, उसके लिए तो वो डिसऑर्डर ही होगा। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहला रोल तो जेनेटिक्स का हो जाता है कि ये एक हेरिडिटरी कंपोनेंट है जो पास ऑन होता है। न्यूरोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो डिफरेंट इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। अगर उन केमिकल्स में किसी भी तरीके का इम्बैलेंस होता है तो हमारे जो मूड्स होते हैं उन पर फर्क आना शुरू हो जाता है, हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगता है। मैंने आपको बताया डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर भी है। तो इसकी वजह से जो भी हमारी बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो भी केमिस्ट्री है, अगर वहां कोई भी केमिकल इश्यू हमें देखने को मिल रहा है, उसका पूरा पूरा इम्पैक्ट हम पर पड़ सकता है और डिप्रेशन उसकी वजह से भी हो सकता है। ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि पर्सन का जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से कुछ, क्योंकि हमारे ब्रेन के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे डिफरेंट इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। अब ब्रेन में किसी तरीके की इंजरी हो जाना या बाय बर्थ, बिफोर बर्थ से भी, पहले से भी जो है कोई इश्यू अगर ब्रेन में रहा है दुनिया में आने से पहले बच्चे के, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ब्रेन केमिस्ट्री हर तरीके से वर्क करेगी, ब्रेन स्ट्रक्चर का फर्क पड़ेगा। हार्मोनल चेंजेस होने पर भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है फीमेल्स में डिफरेंट तरीके के इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ये डिप्रेशन ट्रिगर कर सकता है, पर ये टाइम के साथ चला भी जाता है, ये उतना लंबा नहीं होता है। फिर आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की तरफ से। डिप्रेशन साइकोलॉजिकल भी फैक्टर्स ऐसे बहुत सारे हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो सकता है पर्सन की लाइफ में। एक पर्सन बहुत खुश रहता है, हेल्दी है, हैप्पी है, सब बढ़िया चल रहा है उसकी लाइफ में, एकदम मस्त, पर वो एक ऐसे रिलेशनशिप में आ जाता है, उसकी शादी हो जाती है, उसका पार्टनर जो है बहुत अब्यूजिव है। वो कोई भी हो सकता है, ना मैं मेल कह रही हूँ ना फीमेल, कोई भी एक दूसरे के साथ कुछ भी कर सकता है आज के टाइम में। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो पर्सन जो है उस ट्रॉमा को लगातार झेल रहा है। नॉट जस्ट द पार्टनर, कई बार फैमिलीज भी ऐसी होती हैं, फैमिली की वजह से हो सकता है। कई बार जो पर्सन है चाइल्डहुड अब्यूज उसने बहुत ज्यादा फील किया है, या फिर ऐसे रिलेशनशिप्स में है अपने आसपास दोस्तों की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में जहां से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है और उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिल रहा है। वो चीज अगर बनी रहेगी तो आगे चल के वो
एक रीजन हो सकती है। तो ये तो हम काउंट करेंगे अर्ली लाइफ ट्रॉमा और अब्यूज में, जो मैंने आपको अभी बताया। खुद की पर्सनैलिटी भी कई बार लोगों की ऐसी होती है, कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं कि वो खुद को बहुत ही लो एस्टीम उनकी होती है, खुद को बहुत कम ही एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है, उनके अंदर फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस बिल्ड होती है। जैसे डिप्रेशन में हमने एक सिम्टम की बात करी, लेकिन उनके अंदर होती है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर काबिलियत नहीं ऐसा करने की। तो ऐसे जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं जिन पर्सन के अंदर, पैसिमिस्ट होते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, इनको डिप्रेशन हो सकता है, ये चांसेस होते हैं। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी एक रीजन हो गया। अर्ली लाइफ ट्रॉमा की बात हमने करी ली। कॉग्निटिव पैटर्न का मतलब क्या होता है? ये एसोसिएटेड है हमारी पर्सनैलिटी से। अगर हमारी पर्सनैलिटी नेगेटिव है तो हमारे सोचने का तरीका वैसा ही नेगेटिव होगा, और हमारे अंदर जो थॉट्स आएंगे ना, वो किसी भी चीज को नेगेटिवली परसीव करेंगे, जिसकी वजह से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हो जाएंगे। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का जो टॉपिक है वो हम एरन बैक की थ्योरी में देखते हैं। वो बताते हैं इस चीज को कि कोई भी पर्सन किसी भी चीज को नेगेटिवली परसीव करता है तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को पूरा गायब कर देता है, कुछ और नहीं सोचना चाहता उसके बारे में, जिसकी वजह से ओवर जनरलाइजेशन की प्रॉब्लम और ऑल और नथिंग थिंकिंग, ऑल और नन थिंकिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है उसके अंदर। ये सब रीजन हो सकते हैं। सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं। कई बार हमारी लाइफ के इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें लगातार परेशान करते हैं, हम उनसे डील करते रहते हैं। कुछ लोग, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अपनी जॉब्स को पसंद नहीं करते और फिर भी उस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, क्योंकि मनी इज द थिंग, उनको पैसों के लिए जॉब करनी ही करनी है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो एक चिड़चिड़े से होते चले जाते हैं। उनकी नेचर में वो चीज आती जाती है कि वो जो काम अपनी इच्छा के अगेंस्ट कर रहे हैं, पर कर रहे हैं मजबूरी में, और कोई मोटिवेशन नहीं है, हरासमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, वर्क प्लेस पे बुलिंग हो रही है, ये चीजें पर्सन को कर सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे डिवोर्स हो जाना किसी का, किसी की जॉब लॉस हो जाना, किसी का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाना, कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ जाना जो पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड ऐसा लाइफ में होना, उसके लिए स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट हो सकता है। किसी तरीके की डिसेबिलिटी अगर है, कोई क्रॉनिक इलनेस लगातार बनी हुई है, तो वो पर्सन को मेंटली डिस्टर्ब करती है। आपको पता है हमारी मेडिकल कंडीशंस जो होती हैं वो केवल हमें फिजिकली नहीं प्रॉब्लम करती, बल्कि अगर बनी रहे तो मेंटली भी करना शुरू कर देती हैं, जो कि वजह हो सकती है एनवायरमेंटल फैक्टर, हम उसे कहेंगे। आइसोलेशन और लैक ऑफ सपोर्ट, बहुत सारे लोगों को अपने लव्ड वन से सपोर्ट नहीं मिलती, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में वो नहीं कर पाते, कोई डिजायर अधूरी रह जाती है। तो ऐसे केस में यहाँ पर एक रीजन बन जाता है सोशल फैक्टर में सब्सटेंस अब्यूज। ये कई बार बाय चॉइस भी होता है, लेकिन ये डिप्रेशन के सिम्टम्स को क्रिएट कर सकता है। और कुछ लोग डिप्रेशन में आने के बाद सब्सटेंस अब्यूज करने लगते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यही कहूंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से वर्क होता है। डेवलपमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, कई बार डिसफंक्शनल फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से भी ऐसा होता है। लगातार बच्चे को नेग्लेक्ट करना, उस पर ध्यान ना देना, या केयर गिवर्स के हवाले छोड़ देना। बच्चे को जो प्यार अपने पेरेंट्स से चाहिए होता है वो वहां से नहीं मिल पाता। ऐसे में बच्चा जो है वो बहुत ही आइसोलेट होता चला जाता है और आगे चल के वो किसी की जरूरत महसूस नहीं करता। फिर वो जो अपने हिसाब से अपने फैमिली, अपना माइंड जो है वो बिल्ड करता है कि मुझे ऐसे जीना है, ये मेरी लाइफ में होना चाहिए, उसे किसी का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं आता। तो इस वजह से क्या होता है, पर्सन के अंदर वो फैक्टर्स डेवलप होने लग जाते हैं। उसकी डेवलपमेंटल फेज में वो चीजें आती गई और उसको वैसा बनाती गई जैसा आज वो है, जिसकी वजह से हमें उसके अंदर बहुत सारी चीजें नेगेटिव दिखने लगती हैं। तो डेवलपमेंटल फैक्टर रीजन हो जाता है। लाइफ ट्रांजिशन, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे ऐसे फेजेस आते हैं जो उनको बहुत ज्यादा शेक कर देते हैं। जैसे किसी बच्चे के पेरेंट्स का चले जाना बचपन में, अब वो जो बच्चा है वो बच्चा कहाँ रह जाता है, उसको बहुत सारी चीजों को हैंडल करना पड़ता है लाइफ में। तो ऐसे केस में वो बच्चा जो है बड़े होके उतना मेच्योरिटी तो उसमें जरूर आ जाती है, पर लाइफ के जो लेसन होते हैं वो कई बार उन्हें हैंडल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लाइफ ट्रांजिशंस भी हो सकते हैं। अभी तो हमने 2 ही टॉपिक करे हैं डिप्रेशन के, आप देख रहे हैं काफी डिटेलिंग चल रही है और वीडियो है हमारा सही चल रहा है, लेंथ अच्छी खासी हो गई होगी आई एम श्योर। डिप्रेशन जो है वो बहुत सारे इन सब फैक्टर्स से रिजल्ट होके बनता है। अगर हम किसी एक कॉज को कहें कि सिर्फ यही वजह रही होगी, नहीं, कई बार मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल फैक्टर्स जो होते हैं वो कंबाइन होके एक रिजल्ट देते हैं। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की बात करें तो ये एक प्रेवलेंट मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो कि मल्टीफेसेटेड ट्रीटमेंट रिक्वायर करती है, जिसकी हेल्प से हम बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल डायमेंशन सबको एड्रेस कर पाते हैं। ट्रीटमेंट के जब डिप्रेशन की जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो बहुत सारी चीजें मल्टीपल वे में यूज करनी पड़ती हैं। कई बार हम साइकोथेरेपी यूज करते हैं, पर लंबे टाइम तक वो काम करने के बाद भी चीजें नहीं कर पाती, तो ऐसे में पर्सन को मेडिसिन भी देनी पड़ जाती हैं। तो वेराइटी ऑफ ट्रीटमेंट को हमें कंबाइन करके भी यूज करना पड़ जाता है। लेकिन एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, डिप्रेशन के लिए। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर थिंग जो यूज होती है। पॉपुलर से इन द सेंस कि ये सबको पता है कि डिप्रेशन सीबीटी से एसोसिएटेड है।
काफी इफेक्टिव थेरेपी भी है डिप्रेशन के लिए। शुरुआती दौर में तो बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है अगर सीबीटी का हम यूज करते हैं। ये बहुत सारी कोपिंग स्ट्रेटेजीज हमें सिखाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बताता है, और बताता है कि हमें अपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को चैलेंज कैसे करना है, जो बात नेगेटिव माइंड में आ रही है उसको कैसे चैनलाइज करके हमें उसे पॉजिटिवली कन्वर्ट करना है। इंटरपर्सनल थेरेपी जो होती है ये हमारी सोशल फंक्शनिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पर्सन जब डिप्रेशन में होता है तो अपने रिलेशनशिप लूज करता चला जाता है, और इंसान को अल्टीमेटली एक सोशल एनिमल तो वो होता ही है, चाहे वो दुनिया में किसी से भी बात ना करे फिर भी उसको दुनिया के साथ में कहीं ना कहीं किसी की जरूरत तो पड़ेगी। तो ऐसे में उसकी रिलेशनशिप लोगों के संग ठीक अच्छे से चलनी चाहिए। ऐसे में क्या होता है, इस थेरेपी का यूज करके जो भी उसके ग्रीफ हैं, रोल डिस्प्यूट्स हैं, रोल ट्रांजिशंस हैं, सोशल डेफिसिट से जो भी कमियां उसकी लाइफ में है उनको कवर करने की कोशिश की जाती है। साइकोडायनामिक थेरेपी की हेल्प से भी होता है, अभी आपने पढ़ा भी था। साइकोडायनामिक थेरेपी आप जानते हैं कि ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को निकालता है। क्या है वो चीजें पर्सन के अंदर जो इतना ट्रबल कर रही हैं कि वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा है, ये सब समझने के लिए उसके अनकॉन्शियस से चीजों को निकालने की कोशिश की जाती है और साइकोडायनामिक थेरेपी का यूज किया जाता है, तो ये काफी इफेक्टिव होती है। माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, यहाँ पर माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं जिसकी हेल्प से पर्सन को डिप्रेशन के जो मल्टीपल एपिसोड्स आते हैं उनको होल्ड करने की कोशिश की जाती है कि वो रुक सकें। तो यहाँ पे कॉग्निटिव थेरेपी को माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस के साथ कंबाइन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो ये भी इसका एक मेथड होता है। अब मेडिकेशंस की बात करते हैं। मेडिकेशंस जो होते हैं इसमें एंटी डिप्रेसेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट्स जो डिप्रेशन को रोकने में मदद करते हैं। कुछ पर्टिकुलर नेम्स हैं, आप इन नेम्स को ध्यान में रख सकते हैं, अगर रख पाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इन जनरल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट, दोज हु गिव मेडिसिन, दोज हु अलाउ द पेशेंट to make an intake of these medicines so that they can come out of this situation easily. So इस वे में आप लिख सकते हैं, अगर आप इतनी बात नहीं लिख पा रहे हैं, आपको ध्यान नहीं रह पाते हैं, तो काफी सारे मूड स्टेबलाइजर्स भी होते हैं। लेकिन जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं अगर वो अकेले सफिशिएंट नहीं है और आप मूड स्टेबलाइजर्स का भी यूज करें पर्सन पर, तो काफी चांसेस रहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर भी होने के। मेडिकेशन मैनेजमेंट, साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करना काफी क्रूशियल होता है। एडजस्ट डोजेजेस एंड समटाइम्स कंबाइन मेडिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कई बार साइकोथेरेपी अकेले वर्क नहीं करती, तो हमें देखना पड़ता है कि हम मेडिसिन से कैसे कंबाइन कर सकते हैं। ये सब प्रोफेशनल वे में करते हैं जो लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी जरूरी होते हैं बिगिनिंग पर। ये सब वो चीजें हैं जो आपको आपके साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट या आपके साइकेट्रिस्ट बताते हैं, पर बहुत से लोग इनको यूज करके, अंडरस्टैंड करके कि हम कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है शुरुआती दौर में, खुद भी अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से डिप्रेशन को ट्रीट कर लेते हैं, और वो उसको ऐसा सोचते भी नहीं कि हमने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट किया है। एक्सरसाइज करना हमेशा कहा जाता है इज गुड। डाइट को सही से फॉलो करना, अच्छे विटामिन का उसमें इंक्लूजन होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए। स्लीप को अपने कंट्रोल करने की कोशिश करना या स्लीप साइकिल को मेंटेन करने की कोशिश करना। सोशल एंगेजमेंट से भी बहुत फर्क पड़ता है। आप जिस माहौल में जाएंगे, माहौल बदलेगा तो मूड बदलेगा, सिंपल बात है। तो ये भी एक तरीका होता है, तो इसको मैंने इसलिए क्विक कर दिया, आप रीड भी कर सकते हैं। लाइट थेरेपी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के लिए पर्टिकुलरली बनती है, जिसमें ब्राइट लाइट का यूज किया जाता है और उसकी हेल्प से मूड को रेगुलेट किया जाता है, तो ये एक थेरेपी है प्रॉपर, आगे से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इसमें सीवियर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के लिए यूज होता है। जब किसी भी पर्सन को ईसीटी की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें उसका ट्रेस करना होता है कि क्या उसकी हिस्ट्री रही होगी, क्या इश्यू रहा होगा। ओके, ब्रेन केमिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए बेसिकली यूज होती है। उसके बाद ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू स्टिमुलेट नर्व सेल्स इन द ब्रेन। अगेन ये भी हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर, ब्रेन केमिकल्स को ट्रेस करने के लिए यूज होता है। सपोर्ट ग्रुप्स, ऐसा इमोशनल सपोर्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला कोई ऐसा ग्रुप, कोई भी ऐसी कम्युनिटी बिल्ड की जाती है जिसकी हेल्प से लोग एक दूसरे को कोप करने की एबिलिटी से इंट्रोड्यूस कराएं और एक दूसरे का साथ दे सकें, तो ये हम करते हैं। डिजिटल इंटरवेंशन भी बहुत सारे हैं, जैसे कि सीबीटी के ऑनलाइन प्रोग्राम कराना, योगा, थेरेपी, ये सब चीजें इसमें आते हैं। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, डिप्रेशन में ज्यादातर ऑनगोइंग मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ती है, जिससे वो लगातार थेरेपी में इन्वॉल्व रहते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस को फॉलो करते हैं। होलिस्टिक अप्रोच, जो भी चीजें ऑल टुगेदर यूज में आ सकती हैं, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, एक्यूपंक्चर, ये भी कई बार ट्रीटमेंट के साथ में कंबाइन कर दिए जाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं होलिस्टिक अप्रोच, कि जो भी चीजों की जरूरत है सब कुछ एक साथ कंबाइन करके भी करा जाता है। तो कैसे ट्रीटमेंट होगा ये सिवियरिटी पे डिपेंड करेगा और अदर मेंटल कंडीशंस को ये इम्पैक्ट करेगा। तो ये था डिप्रेशन के बारे में, हमने बड़ी ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे की है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि डिप्रेशन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ये
नॉर्मल लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाली एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा हम लोग फील कर सकते हैं कहीं पर भी, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी, तो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है।